जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से इस एक नए वीडियो में। तो हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर देख रहे हैं, तो जिसमें हम लोग एक देखने चल रहे हैं। एक शब्द है विलफुल विलफुल डिफ़ॉल्टर। देखिए, विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है। विलफुल डिफ़ॉल्टर मतलब कि एक कोई आदमी है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो बैंक के पास गया, बैंक से कहा कि मुझे पैसे चाहिए। पैसे चाहिए मतलब किससे देगा? ऋण के माध्यम से देगा, डेब्ट के माध्यम से देगा। ऋण बैंक से वो ले लिया है, ठीक। और अब ऋण जब चुकाने की बारी है कि ऋण उसको देना है, बैंक को फिर से वापस लौटाना है, तो ये क्या कर रहा है? इसके पास क्षमता है, इस व्यक्ति के पास क्या है? इसके पास क्षमता है ऋण को चुकाने की, लेकिन फिर भी वह ऋण नहीं चुकाता है। जिसमें आते हैं हमारे मतलब जो जिनका नाम आता है वो है विजय माल्या, मेहुल चौकसी और एक है नीरव मोदी। तो इतने लोग हैं जो आते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर। मतलब विलफुल डिफ़ॉल्टर का अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है वो ऋण को चुकाने की मतलब क्षमता भी रखता है, लेकिन वो चुकाता नहीं है। तो किस में आएंगे? विलफुल डिफ़ॉल्टर में। हम लोग बैंकों को अध्ययन कर रहे थे, ठीक। तो बैंकों के अध्ययन करने पर हम लोग देखते हैं, देखिए कुछ आधार उसके तय किए थे कि कृषि के विकास के आधार पर, किस पर? कृषि के विकास के आधार पर, फिर औद्योगिक विकास के आधार पर, औद्योगिक विकास के आधार पर, और तीसरा है व्यापार आधार पर, और जो चौथा है वो है आवास के आधार पर। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बतला रहा हूँ कि बैंक है वो उसके कई आधार बनाए हैं। तो इसमें आता है NHB, व्यापार के आधार पर आता है एग्जिम बैंक। कौन सा बैंक? एग्जिम बैंक। और औद्योगिक में और कृषि में इसमें पहला आता है नाबार्ड एक बैंक है, लीड बैंक है, RRB है, फिर है LDB। औद्योगिक विकास के आधार पर IFCI, IDBI, कापार्ट, फिर है SIDBI, और फिर है IBIL। ये बैंकें हैं जो जिनके कुछ आधार है, उसके आधार पर इसको स्थापित किया गया। तो एक एक करके मैं शुरुआत करता हूँ। तो हम लोग देख रहे थे बैंक के बारे में। तो मैं बता रहा था कि कृषि के विकास के आधार पर बैंक, कृषि के विकास के आधार पर बैंक, किसके आधार पर? कृषि के विकास के आधार पर बैंक। इसमें हम लोग सबसे पहले देखना शुरू करते हैं नाबार्ड को। तो नाबार्ड एक क्या है एक्चुअली, इसका देख लेते हैं हम लोग। इसका अर्थ होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या नाम है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो बैंक है नाबार्ड, इसको शिवरमन की, कौन सा? शिवरमन कमेटी एक है, उसके तर्ज पे इसको स्थापित किया गया था। इसके तहत पे इस कमेटी ने कृषिगत क्षेत्र में विकास के लिए सुझाव दिया था, इसीलिए इसको स्थापित किया गया था। और ये जो स्थापित हुआ था, इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 को। क्या इसका हुआ था? गठन हुआ था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई है। इतना समझ में आ गया। नाबार्ड का अर्थ होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये सुब्रमण्यम कमेटी के आधार पे हुआ था। सुब्रमण्यम, इन्होंने कृषि क्षेत्र में इसका मतलब कार्य जो कृषि क्षेत्र में होता है, और 12 जुलाई 1982 को इसका गठन किया गया था, और हेड का क्वार्टर है इसका मुंबई। और इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी, इस बैंक की प्रारंभिक पूंजी वो थी 2000 करोड़ रुपये। कितना? 2000 करोड़ रुपये। कितनी थी?
2000 करोड़ रुपये। यह क्या है, नाबार्ड को कह सकते हैं कि एक वित्तीय संस्था है, वित्तीय संस्था जो कि वित्त के बारे में, लेन देन के बारे में बात करता है। इसका जो कार्य है, नाबार्ड जो है, नाबार्ड का कार्य है कृषि व ग्रामीण क्षेत्र के विकास और वित्तीय सहायता। नाबार्ड का कार्य है कृषि व ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता देना लोगों को। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये था नाबार्ड के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। लीड बैंक, इसको बोलते हैं अग्रणी बैंक। लीड बैंक को बोलते हैं अग्रणी बैंक। यह एक योजना है। लीड बैंक क्या है? लीड बैंक एक योजना कह सकते हैं। ये 1969 में नारीमन कमेटी, कौन सा कमेटी? नारीमन कमेटी का सुझाव आया था। किसका सुझाव आया था? नारीमन कमेटी का सुझाव आया था। समझे नहीं आप? कह रहा हूँ कि जो लीड बैंक है, यह एक योजना है, अग्रणी बैंक है यह, और 1969 में नारीमन कमेटी का एक सुझाव आया था। क्या सुझाव आया था? कि दूर दराज के क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा, जहाँ जैसे कि कोई ऐसा राज्य है जो कि मुख्य धारा से दूर है, तो उसको बैंकिंग सुविधा दिलाया जाए। तो बैंकिंग सुविधा क्या करने के लिए? उपलब्ध करवाने के लिए। मैं ये बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा था कि दूर दराज के क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराया जाए, तो तथा उसे, मैं बता रहा था कि जो दूर दराज के क्षेत्र वहाँ पे बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है, और इन बैंकों में, जैसे कि बैंक ढेर सारे हैं, सब में दूर दराज के क्षेत्रों में बैंक उपलब्ध कराएंगे, और इन सब में से जो एक बेहतरीन काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, उसको लीडिंग रोल दिया जाएगा। मतलब लीडिंग रोल कहने का मतलब कि जो बैंक है वो बेहतर कार्य करेगा, उसको लीडिंग, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र में हर जगह में दूर में क्षेत्रों में बैंक स्थापित किया जाएगा, तो उसको एक लीडिंग का रोल दिया जाएगा। और जो लीडिंग का काम करेगा वो क्या करेगा? वो बैंक लीडिंग का काम करेगा, और इससे देश का विकास होगा। सिंपल सी बात है। मतलब कि दूर दराज के क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। जो बैंक बेहतर कार्य करेगा उसे लीडिंग में रोल दिया जाएगा, जिससे सभी बैंक लीडिंग में काम करेंगे, जिससे देश का विकास होगा। एक बैंक है RRB, इसका अर्थ होता है रीजनल रूरल बैंक। क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हम कमेटी, किस कमेटी के तर्ज पे? नरसिम्हम कमेटी के तर्ज पे इसका स्थापना किया गया था। किसका? RRB, इसका गठन किया गया था। समझ में आया? 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हम कमेटी के तर्ज पर RRB का गठन किया गया था। 26 राज्यों में इसकी शाखा है। 26 राज्यों में इसकी शाखाएं हैं। ठीक। और गोवा और सिक्किम इसकी शाखा नहीं है। इसका जो कार्य है ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। किसका? ग्रामीण क्षेत्र का विकास। मतलब ये मैं बताने जा रहा हूँ कि जो RRB है, रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। नरसिम्हम कमेटी के तर्ज पे RRB का गठन हुआ। 26 राज्यों में इसका शाखा है। गोवा और सिक्किम इसकी शाखा नहीं है। समझ में आया? और इसका कार्य है ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना। और इसका कार्य है KCC योजना। KCC योजना क्या? व्यापक स्तर पर लागू करना, व्यापक स्तर पर KCC योजना लाना। कहा किसानों के लिए, किसके लिए? किसानों के लिए RRB ने किसान क्लब का गठन किया। किसानों के लिए RRB ने किसान क्लब का गठन किया था। इतना बात इसमें पढ़ना था हम लोग को। फिर एक बैंक आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक, जिसको बोलते हैं LDB। क्या नाम है? लैंड डेवलपमेंट
बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, इसको हिंदी में बोलते हैं भूमि विकास बैंक, भूमि बंधन बैंक, इसको बोल सकते हैं भूमि बंधन बैंक या भूमि विकास बैंक, इतना सारा बोलते हैं। इनका गठन जो हुआ, इस बैंक का गठन हुआ था 1920 में पंजाब के पटियाला में हुआ था। पंजाब के पटियाला में 1920 में गठन हुआ था। 1929 में दक्षिण भारत की शाखा, कहाँ? दक्षिण भारत की शाखा मद्रास में, कहाँ? मद्रास में। मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि LDB लैंड डेवलपमेंट बैंक है, इसको बोलते हैं भूमि विकास बैंक, भूमि बंधन बैंक। 1920 में गठन हुआ था पंजाब के पटियाला में। 1929 में दक्षिण भारत की शाखा, मतलब दक्षिण भारत में एक शाखा स्थापित की गई, कहाँ पे? मद्रास में। तो ये हम लोग किसके आधार पर पढ़ रहे थे? विकास के आधार पर इतने सारे बैंक को पढ़ा, जिसमें आया था पहले नाबार्ड था, फिर लीड बैंक था, फिर RRB, फिर LDB, इतना सारे हम लोग पढ़ लिए। देखते हैं क्या उसका आधार है। औद्योगिक विकास के आधार पर, औद्योगिक विकास के आधार पर। तो औद्योगिक विकास के आधार पर पहला हम अपनाता है IFCI 1948। क्या नाम है? IFCI 1948। अब फुल नेम देखें तो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल नेम है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है। ये कुछ चीज़ें फैक्ट वाइज है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसका जो गठन किया गया था, गठन 1948 में किया गया था। और इसका जो कार्य है, इसका कार्य औद्योगिक वित्त प्रदान करना। क्या? औद्योगिक वित्त प्रदान करना। समझ में आया? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि औद्योगिक विकास के आधार पर IFCI, मतलब कई बैंक हैं, उनमें पहला है IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है, गठन है 1948 में। इसका कार्य है औद्योगिक वित्त प्रदान करना, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में वित्त को देना, धन को देना, ये सारा काम उसका है। तो यह है पहला था किसके क्षेत्र में, मैं बता रहा था औद्योगिक विकास के आधार पर। दूसरा आता है औद्योगिक विकास के आधार पर, जिसका दूसरा नाम है IDBI, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, किसका? IDBI का। और इसका जो गठन हुआ था 1964 में गठन हुआ था। इसका जो कार्य है औद्योगिक विकास हेतु ऋण देना। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। कार्य है औद्योगिक विकास हेतु ऋण देना। 1964 में इसका गठन किया गया था। ये दो चीज़ हम लोग पढ़ लिए, दो बैंक के बारे में। कापार्ट, इसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। क्या नाम है कापार्ट का? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। इसका गठन होता है 1964 ईस्वी में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मतलब ध्यान से देखते रहना, आपको आराम से इकोनॉमी समझ में आ जाएगी। कापार्ट का फुल फॉर्म क्या था? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। इसका गठन 1964 में हुआ था। हेड क्वार्टर कहाँ था? हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, कहा जा सकता है, कापार्ट है ही। और इसका जो कार्य है, किसका? कापार्ट का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी की उपलब्धता। अब देखिए क्या बात मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि कोई ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे कृषि कार्य हो रहे हैं, तो कृषि कार्य करने के लिए जो वो यूज करते हैं, तो वो हल, बैल
अब तो नहीं, लेकिन परंपरागत रूप से कर रहे हैं। मान लें कि जो मशीन है वाटर वाली, वाटर निकालने वाली, वो सब जो पुरानी सोर्स है, तो उसके स्थान पे, हल के स्थान पे, अगर ट्रैक्टर के स्थान पे भी हाइड्रोलिक और बहुत बड़ी बड़ी मशीन, डेवलप्ड मशीनें, तकनीकों को उपलब्धता कराना एक अपार्ट का काम है। और जो सिंचाई के साधन बेहतरीन करना, जुताई के साधन, फर्टिलाइजर, मतलब तकनीकी उस क्षेत्रों में लाना, ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्या करें, ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी, तो ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आएगा? आप सोच, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी की उपलब्धता। तो तकनीक किस किस क्षेत्र में है? ग्रामीण क्षेत्र में कृषि होता है, मतलब जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उसके लिए क्या तकनीक लाए जा सकते हैं, कुछ ऐसे साधन लाए जा सकते हैं जो उनको जीवन में गुणवत्ता में सुधार करे। ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। एक है बैंक जिसका नाम है सिडबी, इसका नाम आपने सुने होंगे। इसका नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी 1990 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर था वो लखनऊ था। नहीं समझे? सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1990 में, हेड क्वार्टर लखनऊ। इतना बात समझ में आ गया। इसका जो कार्य था, इसका जो कार्य था, स्मॉल बैंक का मतलब कार्य है लघु उद्योगों हेतु विकास करना। लघु मतलब जो छोटे से उद्योग है ना, उसके लिए विकास करना, उसको प्रोत्साहन करना। उसको स्मॉल इंडस्ट्री मतलब छोटे छोटे जो लघु हैं उसके विकास हेतु विकास करना, मतलब विकास हेतु उनको, मतलब लघु उद्योग है उनके लिए विकास का कार्य करना, ऐसा कह सकते हैं। समझ में आ गया आपको? सीडबी बैंक का यही कार्य है। बैंक है IIVIL, इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्या नाम है? IIBIL का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका नाम है। इसका जो स्थापना हुआ था 1997 में होता, स्थापना कब? 1997 में। इसका जो हेड क्वार्टर था वो था कोलकाता, है भी, ऐसा नहीं स्थापना हुआ था, हेड क्वार्टर कोलकाता में है। और इसका जो कार्य है IIBI का औद्योगिक निवेश को बढ़ाना। मतलब ये कहना हो कि जो कोई भी उद्योग लगाए गए तो उसमें निवेश कैसे किया जाए, कैसे पैसे लगाए जाएंगे, उसमें उसको बढ़ावा देना इसका कार्य है, इसका IIVIL का। सुनेंगे मुद्रा योजना, इसका जो स्थापना हुआ था 8 अप्रैल 2015 को स्थापना हुआ था किसका? मुद्रा योजना का। और इसका जो फुल फॉर्म है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। देखिए, मुद्रा योजना इसका अर्थ होता है, मतलब जो इसका गठन हुआ था, स्थापना कर सकते हैं 8 अप्रैल 2015 को। कब? 8 अप्रैल 2015 को। इसका फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। इसका मतलब होता है सूक्ष्म उद्योगों का विकास। ये सूक्ष्म उद्योगों का विकास के लिए कार्य करेगा। किसके लिए? सूक्ष्म उद्योगों का विकास करने के लिए कार्य करेगा। इसके तहत 3 योजनाएं आती हैं। 3 योजना, पहला आता है शिशु योजना, फिर दूसरा आता है किशोर योजना, शिशु योजना, किशोर योजना, फिर तीसरा आता है तरुण योजना। शिशु योजना, किशोर योजना, तरुण योजना। शिशु योजना है, इसमें 50,000 तक के ऋण दिए जाते हैं। कितने तक के? 50,000 तक के ऋण। किशोर योजना, इसमें 50,000 से 5 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं। और तरुण योजना, इसमें 5 लाख से 10 लाख तक ऋण दिए जाते हैं। मतलब कि 3 योजना लाई गई किसमें? मुद्रा योजना के तहत। उसमें 3 योजनाएं हैं, पहला है शिशु योजना, दूसरा किशोर, तीसरा तरुण। तो शिशु में है 50,000 ऋण देंगे, किशोर में है 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण में है 5 लाख से 10 लाख तक ऋण दिया जाएगा। 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक इसमें कर सकते, इसमें प्लस 10 लाख तक दिया जाए। 50,000 से 5 लाख तक इसमें दिया जाएगा किशोर में, और शिशु में 50,000 तक ऋण दिया जाएगा। ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। क्षेत्र में कौन सा बैंक था? एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक कहने का मतलब कि एक्सपोर्ट
इम्पोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक मतलब आयात निर्यात करने वाला बैंक। इसका जो गठन हुआ था, गठन 1982 में हुआ था और किसके लिए? व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसका जो वो था काम था कि व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। और एक था आवास के आधार पर जिसको बोलते हैं NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में गठन न्यू दिल्ली में हुआ था। घरों के लिए ऋण की उपलब्धता करवाना, किसके लिए? घरों के लिए ऋण की उपलब्धता कौन कराएगा? ये NHB। ये सारी चीज़ें हम लोग समझ गए। इसमें हम लोग शुरू करते हैं एक ऐसे चीज़ के बारे में जिनका नाम आपने सबने सुना है, वो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बैंक है हमारे देश के लिए, जिसका नाम आपने सुना होगा RBI, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक भारत का केंद्रीय बैंक। भारत का कैसा बैंक है? भारत का केंद्रीय बैंक, समझा। 1914 में चेम्बरलिन आयोग आया, उसके सुझाव पर केंद्रीय बैंक खोला गया। चेम्बरलिन हो गया, उसके बाद उस पर केंद्रीय बैंक खोला गया, ठीक। केंद्रीय बैंक खोलने का मतलब सुझाव आया और इसी प्रकार से एक बैंक खोला। फिर 1914 में बता रहा हूँ कि चेम्बरलिन आयोग आया, उसने बोला कि केंद्रीय बैंक खोलने का सुझाव आया, कि सुझाव दिया गया कि केंद्रीय बैंक होना चाहिए। उसी तरह पे फिर आता है 1934 में, क्या 1934 में यंग हिल्टन कमेटी का गठन हुआ और RBI एक्ट 1934 लाया गया। क्या लाया गया? RBI एक्ट 1934। और RBI एक्ट 1934 की धारा 20, क्या धारा 20, RBI एक्ट 1934 की धारा 20, इसके अनुसार RBI का गठन किया गया। किसके आधार पे? RBI एक्ट 1934 के आधार पर RBI का गठन किया गया। और RBI भारत का खजांची है। खजांची समझते हैं? खजांची मतलब खजाना जिसके पास है, पैसा ही पैसा है, ऐसा कहें। मतलब RBI एक्ट के तहत इसका स्थापना हुआ और खजांची कहा जाता है उसको। और कब? 1935 में। 1934 एक्ट के तहत कब स्थापना हुआ? 1935 में। और इसकी जो प्रारंभिक पूंजी वो कितनी थी? 5 करोड़। कितनी थी? 5 करोड़। किसकी? 1935 में स्थापना हुई, इसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? 5 करोड़ के साथ इसका गठन हुआ। और इसका जो हेडक्वार्टर था प्रारंभ में हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता। और 1937 में कहाँ हो गया? मुंबई। कहाँ पे? 1937 में कहाँ गठन हो गया? मुंबई में। देखिए अब कहा जा रहा है कुछ चीज़ें और बातें हैं, उसको अध्ययन करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे RBI के बारे में। किसके बारे में? RBI के बारे में। तो RBI कहा जाता है कि उनका जो एक्ट है 1934, इसके तहत ये मैक्सिमम 10,000 की नोट छाप सकती है। 10,000 की नोट छाप सकती है, मतलब छापी जा सकती है, छापती है नोट, इतना कर सकते हैं। सर्वप्रथम 5 रुपये की नोट जो छापी गई थी उस पर जॉर्ज पंचम, किसका? जॉर्ज पंचम का चित्र था। किसका था? जॉर्ज पंचम का चित्र था। आज़ादी के बाद नोटबंदी, नोटबंदी 1978 में हुई। इसी दौरान 10,000 कहा गया कि आज़ादी के बाद नोटबंदी 1978 में, तो इस दौरान लीगल टेंडर के जो क्या थे? लीगल टेंडर के 2,000 से 1,000 नहीं, लीगल टेंडर के जो वो थी क्या बोलते हैं, नोट 10,000 के थे, 5,000 के थे और 1,000 के। इलीगल टेंडर के नोट थे, इनको रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया। और 2,000 से लेकर के 1,000 तक का नोट पुनः प्रारंभ किया गया।
पुनः प्रारंभ किया गया। आरबीआई एक्ट के तहत कहा गया कि मैक्सिमम 10,000 का नोट छाप सकती है। 5 रुपये का नोट आया जिस पर जॉर्ज पंचम का चित्र था। आज़ादी के बाद नोटबंदी 1978 में हुआ, जिसमें लीगल टेंडर के जो थे 10,000, 5,000 और 1,000 के नोट रद्द कर दिए गए और पुनः 2000 से लेकर 1,000 तक उसको प्रारंभ किया गया। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूँ प्रथम गवर्नर, तो हो जाएंगे ऑसबोर्न स्मिथ। और वही मैं पूछ दूँ कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर तो हो जाएंगे सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख। और वर्तमान में जो है 25वें है वो शक्तिकांत दास। कौन से है वो? 25 नंबर के शक्तिकांत दास है। समझ में आया आपको? आरबीआई अधिकतम 10,000 का नोट छाप सकती है। 5 रुपये का पहला नोट था जिस पर जॉर्ज पंचम का चित्र था। प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय सीडी देशमुख, 25वें शक्तिकांत दास। ये बातें, इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। आरबीआई का कुछ काम है। आरबीआई के कुछ काम है। आरबीआई के कुछ काम में देखा जाए मुझे तो मैं पहला काम बोलता हूँ पत्र मुद्रा का निर्गमन। निर्गमन मतलब चलन में। पत्र मुद्रा मतलब एक होता है सिक्के का मुद्रा, एक होता है पत्र का। तो पत्र मतलब जो नोट वाली उसकी बात करें, पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। दूसरा है अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता मतलब कि ये तो बैंक जो है आरबीआई, इसमें किसी व्यक्ति का खुलता नहीं, किसी सिर्फ बैंक का ही खुलता है, केंद्रीय बैंक है। तो एक अंतिम ऋणदाता कि अगर कोई बैंक का दिवालिया हो गया तो अंतिम किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। और भारत सरकार का बैंक। किसका? भारत सरकार का बैंक। और बैंकों का बैंक कह सकते हैं, बैंक्स का बैंक, बैंकों का बैंक। और आरबीआई क्या करती है? लाइसेंस देती है। लाइसेंस बैंकों के लिए क्या करती है? लाइसेंस जारी करती है। लाइसेंस जारी करने का काम यही करती है। और इसका काम होता है, जैसे देखो और काम क्या क्या होता है, ये मौद्रिक नीति जारी करता है। मौद्रिक नीति जारी करता है। विदेशी मुद्रा का संरक्षक। विदेशी मुद्रा का संरक्षक कौन है? आरबीआई है। और कुछ बातें हैं जैसे कि भारत की साख इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत रखता है, मजबूत करता है। मतलब हुआ कि जो भारत की साख जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद कौन रखता है? आरबीआई। और महत्वपूर्ण मतलब जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संरक्षक व संपादक करता है। नहीं समझे? पत्र मुद्रा का निर्गमन, अंतिम ऋणदाता, भारत सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, मौद्रिक नीति जारी करने वाला, विदेशी मुद्रा का संरक्षक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ये सब बातें इसके कार्य में आते हैं। को बताया था कि आरबीआई के पत्र मुद्रा का निर्गमन कैसे होता है? आरबीआई के पत्र मुद्रा का निर्गमन 2 प्रकार से होता है। पहला देखिए, एक होता है 1956 तक और दूसरा 1957। पहला 1956 तक और फिर दूसरा 1957। तो पहला 1956 तक जो होता था उसको बोलते हैं आनुपातिक प्रणाली, प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रतिशत प्रणाली। प्रतिशत प्रणाली क्या बोलते हैं? प्रतिशत प्रणाली, जिसमें एक होता है 60% और एक होता है 40%। 60% में बहुमूल्य वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तु, और 40% में तरल मुद्रा, जिसको बोलते हैं नकद मुद्रा। ये बातें आप समझ में आ गई।
अब जो 1957 में आया, जो इसका जो प्रणाली था उसको बोलते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि कोई बैंक 200 रुपया रखता है, मतलब 2000, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, 200 करोड़ रुपए, उसमें से 115 करोड़ और दूसरा 85 करोड़, एक तरफ 115 करोड़, एक पर 85 करोड़, तो 115 करोड़ में बहुमूल्य वस्तु सोना और प्रतिभूति, नहीं समझे, 200 करोड़ की धनराशि, उसमें 115 करोड़, 185 करोड़, दो भाग में डिवाइड। तो पहले 115 है बहुमूल्य वस्तु में, जिसमें सोना, प्रतिभूति बहुमूल्य होती है, और 85 करोड़ में तरल मुद्रा जिसमें नकद मुद्रा ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये था बैंक पत्र मुद्रा का निर्गमन। अब मैं बताना चाह रहा हूँ आरबीआई का जो नया बैंकिंग लाइसेंस कैसे मिला, उसके पास क्या क्या चीज़ें है, किस प्रकार से वो बैंक चल रहा है, वो कैसे बैंक कार्य करती है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आरबीआई बैंक के पास कम से कम 500 करोड़ की न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए। कितनी? 500 करोड़ की न्यूनतम पूंजी। ठीक, पहला ये हुआ। मतलब मैं बता रहा हूँ कि आरबीआई का जो नया लाइसेंस, बैंकिंग लाइसेंस है, बैंकिंग लाइसेंस किसका? आरबीआई का नया बैंकिंग लाइसेंस है, न्यू बैंकिंग लाइसेंस। पहला 500 करोड़ की न्यूनतम पूंजी, दूसरा वित्तीय संस्था होगी, ये वित्तीय संस्था है ही एक वित्तीय संस्था, इसका कुल शाखा जितना भी हो उसका 25% भाग कहाँ खोलना पड़ेगा? ग्रामीण क्षेत्र में। अब समझ में आया? कह रहा है कि आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस के बारे में पहला वर्ग, इसके पास 500 करोड़ की न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए। कितनी? न्यूनतम। दूसरा वित्तीय संस्था जिसका कुल शाखाओं का 25% ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने होंगे। तीसरा, प्रारंभ में वित्तीय संस्था को एनबीएफसी का दर्जा प्राप्त हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ऐसा ही कुछ होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। बताऊँगा एनबीएफसी क्या होता है। क्या कह रहा है कि प्रारंभ में, शुरुआत में वित्तीय संस्था को एनबीएफसी का दर्जा प्राप्त होगा। फिर जो चौथा बोल रहा है कि 49% से अधिक विदेशी निवेश प्राप्त नहीं होगा। मतलब कि कोई बैंक है, उन्होंने मतलब बोला जा सकता है कि जो उसके पास निवेश करने वाले हैं, निवेशक जो हैं, 49% से अधिक नहीं होना चाहिए। कहाँ के? विदेशी के। और फिर कह रहा है 2 वर्षों में वित्तीय संस्था का शेयर मार्केट में लगना चाहिए। मतलब कि 2 वर्षों में वित्तीय संस्था का शेयर मार्केट में लगना चाहिए। फिर अगला कह रहा है क्या कि प्रारंभ में पूंजी पर्याप्तानुपात, जो प्रारंभ में जो पूंजी प्राप्त करेगा उसका अनुपात, यानी कि जोखिम पूंजी जिसको बोलते हैं, 12% भाग रखना पड़ेगा। 12% भाग रखना पड़ेगा। प्रारंभ में पूंजी पर्याप्तता मतलब जोखिम पूंजी जिसको बोलते हैं, 12% भाग रखना पड़ेगा। और फिर वित्तीय संस्था, अगर जो वित्तीय संस्था है तो उसको कम से कम कितने साल का? 10 वर्ष का अनुभव हो, ग्राहकों से कैसे लेन देन करते हैं, ऋण के बारे में देना, और मतलब बैंकिंग सिस्टम चलाने का उसके पास अनुभव, एक चीज़ें हों कि कैसे बैंक चलती है, कैसे नहीं चलती है, कि कौन सी दिक्कतें आती है बैंक चलाने में, कौन सी परेशानियाँ होती है, कैसे टैकल किया जाता है, सारी उसके पास 10 वर्ष का अनुभव हो, वित्तीय लेन देन का अनुभव हो, इसको बोल सकते हैं। वर्ड आता है NPA, जिसका फुल फॉर्म देखें तो होता है नॉन परफॉर्मिंग
एसेट्स, एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको हिंदी बोलते हैं गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति, गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति इसका फुल फॉर्म होता है। कहता है कि यदि बैंक से ऋण लिया जाए और उस ऋण या संबंधित ब्याज की अदायगी न किया जाए, जैसे कि ये ऋण लिया तो इससे कोई हम लोग ब्याज अदा नहीं कर रहे हैं, नहीं किया जा रहा है, मतलब बैंक से ऋण लिया गया, ऋण 100 रुपये का लिया, इस पर कोई इंटरेस्ट मतलब 10% लेना था वो नहीं दे रहा है, अदायगी न किया जाए। कब तक? 90 दिन तक। कब तक? 90 दिन तक इस पर कोई ऋण का वो अदायगी न हो तो इस ऋण की जो राशि है, ये ऋण की जो राशि है इसको एनपीए कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एनपीए। एनपीए दो होते हैं, एक होता है इंडस्ट्रियल एरिया में और एक होता है एग्रीकल्चरल एरिया में। एक इंडस्ट्रियल एरिया में 90 दिन तक होता है और एग्रीकल्चर एरिया में 1 फसली तक होता है। समझ में आ गया? अगर किसी बैंक का एनपीए सर्वाधिक हो, बढ़ा हुआ हो, तो उस बैंक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं माना जाएगा, वो बैंक को अच्छा नहीं है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं माना जाएगा। बैंक के कुछ अन्य प्रकार हैं, जिसमें आता है एक इस्लामिक बैंक है, एक इस्लामिक बैंक है, गुजरात में सर्वप्रथम इसकी स्थापना हुई। कह रहा है कि बैंकिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसमें ब्याज का, इंटरेस्ट का लेन देन ना हो, ब्याज का लेन देन ना हो, तो जो लाभ होगा, कुल लाभ का एक निश्चित भाग देय होगा। मतलब इस्लामिक बैंक का मतलब होता है कि बैंकिंग प्रणाली जिसमें ब्याज का अदायगी ना हो, तो मतलब लेन देन ना किया जाता हो, तो कुल जो लाभ है उसका एक निश्चित भाग देना पड़ेगा, मतलब उसको देय होगा, इसका अर्थ हुआ। और एक इस्लाम बैंकिंग जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कहा था कि इस्लाम में ब्याज को हराम माना जाता है। जैसे कि 100 रुपया जमा किया किसी मुस्लिम व्यक्ति ने, तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा उसको नहीं लेता, ऐसा एक मान्यता थी। अब अभी वर्तमान ज़माने में क्या है, वो एक अलग उसके लिए बैंक बनाया भी गया है। इस्लामिक बैंक के बारे में पढ़े वही था कि जिसमें मतलब ब्याज का लेन देन नहीं होता है, क्योंकि उसमें इस्लाम में कहा गया कि जो इस्लामिक बैंक उसका नाम इसलिए कि इसमें बैंकिंग में ब्याज का लेन देन ना होगा, लेकिन जो कुल लाभ है उसका एक निश्चित भाग देय होगा। एक है ग्रीन बैंक। ग्रीन बैंक में क्या होगा कि जो इसमें जो पेपर रहित होगा, कैसा होगा? पेपर रहित लेन देन होगा, पेपर रहित लेन देन होगा। और कैसा होगा? वातावरण के अनुकूल होगा, पेपर रहित होगा, वातावरण के अनुकूल होगा। ये हमारा ग्रीन बैंक होंगे। फिर एक आता है कोर बैंक या कोर बैंकिंग। इसमें जो बैंकिंग प्रक्रिया होगा एक स्थान से सभी को जोड़ जाएगा, मतलब सभी बैंकिंग प्रक्रिया को कह सकते हैं, सभी बैंकिंग प्रक्रिया को एक स्थान पर लाकर जोड़ दिया जाना। किसका अर्थ हुआ? कोर बैंकिंग का। एक होता है डोमेस्टिक बैंकिंग। डोमेस्टिक बैंकिंग इसमें मतलब कह रहा है कि ऐसा बैंक जिसमें 50% के अधिक के शेयर भारतीय नागरिकों को, मतलब कि अब 100% है तो 50% भारतीय के हो गए, 50% से अधिक के शेयर, और 50 या उससे कम जो हो 49 वो और सारी लोगों का हुआ, मतलब भारतीय नागरिकों के अलावा हो गया। समझ में आ गया? ये हो गया डोमेस्टिक बैंक। तो डोमेस्टिक बैंक के एग्जाम्पल में बता रहा, एक आता है सभी सार्वजनिक बैंक। इसमें आता है यूबीआई, एसबीआई, बीओबी बैंक ऑफ इंडिया, फिर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ये सब सारे बैंकिंग आते हैं। एक आता है मोबाइल बैंकिंग। कौन सा बैंकिंग? मोबाइल बैंकिंग। तो जो मोबाइल बैंकिंग है, इस प्रक्रिया को मोबाइल के माध्यम से संचालित किया था। किसके माध्यम से?
मोबाइल अपना इसका माध्यम होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, इसको संचालित किया जाता है। जैसे कि कोई ऐप आ गया जिसमें उसको कहते हैं पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब मोबाइल बैंकिंग है। क्या क्या, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब किसकी किसकी उदाहरण हो जाएंगे, मोबाइल बैंकिंग की। फिर एक है फॉरेन बैंकिंग। फॉरेन बैंकिंग FOREIGN, फॉरेन एन है फॉरेन। फॉरेन बैंकिंग मतलब ऐसा बैंक जिसमें 50% से अधिक की शेयर विदेशी की हो। बहुत सिंपल। डोमेस्टिक के 50% से अधिक की कहाँ, भारतीयों के, और फॉरेन में 50% से अधिक की वो होगी किसके पास, विदेशी के पास। उसमें फॉरेन बैंक में अपना एक बैंक है यस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक, सिटी बैंक, ये सब बैंक आती है। फिर है एक लीड बैंक जो कि नारीमन कमेटी के आधार पर इसका गठन हुआ था। कब, 1964। एक है USB अल्ट्रा स्मॉल बैंकिंग। अल्ट्रा स्मॉल बैंकिंग, अल्ट्रा स्मॉल मतलब कि एकदम स्मॉल बैंक है, जिसको कहा जाएगा कि 200 फीट की ऊंचाई पर 4 लोगों के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब कह रहा है कि 200 फीट की ऊंचाई पर, फीट के स्थान पर 4 लोगों के द्वारा सभी बैंकिंग प्रणाली का संचालन। कैसा, सभी बैंकिंग प्रणाली का संचालन करना जाए। जैसे कि ग्राहक सेवा केंद्र, क्या, ग्राहक सेवा केंद्र, ये सब किस में आएंगे, USB बैंक में। टर्म है NDTL, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़ मतलब किसी भी बैंक के पास कुल पूंजी उसका NDTL होगी। जो कोई भी बैंक है भैया, इसका कुल पूंजी मतलब मान लीजिए कि 200 रुपये है, तो ये जो 200 रुपया किसी बैंक के पास कुल पूंजी, तो ये 200 रुपये की, ये एक जो मान लीजिए कि 200 रुपया है RBI के मतलब PNB के पास, तो ये जो 200 रुपये उसके पास कुल जमा पूंजी है, तो उसका क्या होगा, NDTL। ये चीज़ समझ में आ गया। एक आती है LF, लो लेवल फंड। LF मतलब होता है NDTL माइनस CRR माइनस SLR। यह बैंक की अच्छी साख दिखाती है। मतलब NDTL जितना भी है, जैसे कि देखो 200 रुपया है NDTL पूरे बैंक का, उस पर CRR कितना है, 4% का CRR, फिर 18% का वो SLR, ऐसा होता है कुछ। इसको घटा के LF उसका फिर निकलता है लोनेबल फंड। कितना लोनेबल फंड बचेगा, मतलब कि कोई भी बैंक CRR पढ़ाऊंगा कि जो एक बैंक होता है ना, उसके कुछ निश्चित धनराशि का भाग रखना पड़ता है, और SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी क्या बोलते हैं, रेशियो। मतलब एक फिक्स रेशियो होता है, तो उन सब सारे रेशियो को हटा देंगे तो लोनेबल फंड मतलब कितना लोन दिया जा सकता है, सारी चीज़ हटाने को। जैसे कि मेरे पास 100 रुपये हैं, इसमें रोहित का 50 रुपया है, हिमांशु का 70 रुपया है, रोहन का 30 रुपया है, तो मैं तो माइनस में चला गया, तो मैं कहाँ से दूंगा। लेकिन यही इसका किसी का नहीं, किसी का 2 रुपया है, किसी का 3 रुपया है, तो 5 रुपया घटा दिए तो 95 बचा। इसमें से अगर कोई मांगेगा तो उसको मैं लोन दूंगा, लोनेबल फंड वो मेरा हो जाएगा। तो इससे बैंक की अच्छी साख पता लगती है। ये सारी बातें चीज़ का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। समझ में आया, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी हालांकि एक उपकरण है। क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण होते हैं, लेकिन पहले इसका ये क्यों होता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। क्या है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से लाया जाता है, और उसके लिए कुछ उपकरण है। क्या है, उपकरण, जिसमें बैंकिंग रेट, रेपो रेट, बैंकिंग रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, SLR, फिर MSF,
मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये आते हैं, इसके उपकरण में आते हैं जो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए है। उसको मैं आगे बताता हूँ। वो जो उपकरण है उसको मैं एक साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। यह ये क्या है? बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम है। क्या है? बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम। कब आया था? 1992 में नरसिम्हा राव ने लाया। नरसिम्हा राव, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक। ये क्या करती है? SHG मतलब सेल्फ जो स्वयं सहायता समूह, अपने गांव में देखोगे कि यह क्या करती है कि सहायता समूहों को ऋण की उपलब्धता कराया जाता है, जिससे देश के बड़े समूह में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें होता है 10 लोग का समूह भी हो सकता है, 20 लोग का समूह। कैसा मतलब, शुरुआत में तो 10 लोग रहते थे, फिर 20 होने लगे, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई तो ग्रुप बनने लगे। इसमें क्या होता है कि 10 लोग हैं तो सब लोग पैसा जमा करते हैं, 10 रुपये। लेकिन इसमें से किसी को, रीता को, किसी को, रोहन को, किसी को पैसे चाहिए, तो इन सब में से सबका पैसा क्या हो, कलेक्ट करके इसको दिया जाएगा। और इसको मिनिमम मतलब 2%, 3% मतलब मिनिमम कॉस्ट पे इसका इंटरेस्ट लिया जाएगा, ताकि क्या करें, वो जो पैसा लिया है 100 मतलब 100 रुपया लिया या 2000 लिया, जितना भी लिया, वो अपना काम भी कर ले और मिनिमम धनराशि इसको फिर इंटरेस्ट के रूप में चुकाना पड़े। तो मतलब इससे क्या होता है कि कम रेट पे मिल गया पैसा इसको, और कम रेट पे मिलने से ये अपना काम भी कर लेगा, रोज़गार भी करना रोज़गार भी कर लेगा, इंटरेस्ट भी आराम से दे देगा, और इससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। ये सारी बातें देखा, अब मतलब अच्छी बातें हैं। ऐसे चीज CDR, इसको बोलते हैं कैश डिपॉजिट रेशियो। कैश डिपॉजिट रेशियो, ऋण जमा अनुपात, ऋण जमा अनुपात। इसका मतलब देखिए, बतला रहा हूँ। CDR का मतलब आता है कैश डिपॉजिट रेशियो। इसमें कह रहा है कि ये बैंकों की वास्तविक दशा मापता है और बैंक की स्थिति को मापने हेतु सर्वोत्तम उपकरण है। CDR मतलब एक बैंक है, ठीक, एक बैंक है तो बैंक के पास जमा पूंजी है, जमा पूंजी है, एक धनराशि है, तो वो धनराशि से क्या करेगा, उसको ऋण दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, एक धनराशि को ऋण दिया जाएगा। तो मतलब कि कितना उसके पास कैश है, कितना जमा है, मतलब कि एक बैंक है तो 100 रुपये जमा है, तो ऋण देने लायक मतलब CDR कितना है, कैश डिपॉजिट रेशियो, उसका अनुपात कितना है, कितने मतलब लोगों को ये मतलब वो दे सकता है, ऋण दे सकता है। तो ये वास्तविक दशा का मापन है और बैंक की स्थिति को मापने हेतु एक सर्वोत्तम उपकरण भी कहा जाता है। हम लोग करते हैं प्राइवेट बैंक की। किसकी? प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक है, कह रहा है कि 50% तक हिस्सेदारी इसमें किसकी होगी? प्राइवेट क्षेत्र की। किसकी? प्राइवेट, 50% क्षेत्र। यह जो आया था नरसिम्हम कमेटी के तौर पर, नरसिम्हम कमेटी के तर्ज पे आया था। ये देखिए, इसको दो भाग में हम लोग करके पढ़ते हैं। एक है OGPV, एक है NGPP। OGPV मतलब ओल्ड जेनरेशन प्राइवेट बैंक, ओल्ड जेनरेशन प्राइवेट बैंक। NG मतलब न्यू जेनरेशन प्राइवेट बैंक, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक, न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक। 1993 में इसका विभाजन हुआ था दो भागों में। तो जो न्यू जनरेशन है इसमें कौन कौन आते हैं? ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा, ये सब बैंक इसमें आते हैं। तो जो नरसिम्हम कमेटी थी 1993 में आई, ये किसकी राय थी? बैंकिंग सुधार से संबंधित, इसीलिए आई थी। क्या जाता है कि बैंक के क्षेत्र में राजनीति का हस्तक्षेप ना हो, बैंक के क्षेत्र में राजनीति का हस्तक्षेप ना हो। दूसरा, इसका जो उद्देश्य था सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर। तीसरा, बैंकिंग क्षेत्र में पेशेवर व्यक्तियों को लिया जाए, पेशेवर
व्यक्ति को लिया जाए जो जानता है बैंकिंग क्षेत्र को। एग्जाम्पल इंडियन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक। मतलब नरसिम्हम कमेटी ने बताया कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाना है और 2 बैंक लाया था कि इंडियन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक बनाया कि इसका काम क्या रहेगा, वेलफेयर का काम रखा रहेगा, पेशेवर व्यक्ति इसमें रहेंगे, राजनीतिक हस्तक्षेप बैंकों में ना हो, इन सब चीज़ों के लिए इसके नरसिम्हम कमेटी को लाया गया था। एक होता है बैलेंस शीट, जिसको बोलते हैं तुलन पत्र। मतलब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं रेड बैलेंस शीट, दूसरे को बोलते हैं ब्लैक और तीसरे को बोलते हैं पिंक। लाल, ब्लैक वो ब्लैक और पिंक। मतलब सोशल वेलफेयर के आधार पर बैंकों के साख का निर्धारण। जैसे कि एक वर्ड आ रहा था कि बैंकिंग का जो स्वास्थ्य में बताया था कि बैंक का जो स्वास्थ्य है वो कैसे ठीक रहेगा, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए के आधार पर बैंकों की साख का निर्धारण किया जाना बैंकिंग स्वास्थ्य कहलाता है। वो तो बात की बात है, लेकिन अब हम लोग बोलते हैं रेड क्या होता है बैलेंस शीट, क्या होता है ब्लैक बैलेंस शीट और पिंक बैलेंस शीट। तो रेड बैलेंस शीट में क्या होता है कि जब बैंक के पास जमा अधिक हो तथा ऋणदारी कम हो। जमा उसके पास ढेर सारा हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा जमा है 100 रुपये और ऋण देने के लिए कम, ऋण देना ही नहीं उसको, तो आएगा रेड बैलेंस शीट। अब ब्लैक के पास होगा कि जब डिपॉजिट है ही नहीं, डिपॉजिट तथा ऋणदारी बराबर का हो। और पिंक बैलेंस शीट में जब बैंक के पास डिपॉजिट से अधिक ऋणदारी हो, डिपॉजिट से अधिक क्या हो, ऋणदारी हो। अब मैं ये समझा रहा हूँ कि इन तीनों में से किसकी बैंकिंग स्वास्थ्य अच्छा होगा। फिर से सुनिएगा, इसमें जमादारी अधिक है, ऋणदारी कम है। जमा मतलब अधिक है लेकिन ऋणदारी कम है, और बैंक के पास डिपॉजिट तथा ऋणदारी दोनों बराबर है। इसमें डिपॉजिट से अधिक ऋणदारी है, ये बैंकिंग स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति को दर्शाता है, ये अच्छी स्थिति को दिखाता है। क्यों, रीजन देखो। अब कोई बैंक कह रहा है कि डिपॉजिट से ऋणदारी अधिक हो, 100 रुपया जमा है किसी भी बैंक के पास, ये तो डिपॉजिट हो गया, और ऋणदारी इससे अधिक ऋणदारी 120 ऋणदारी हो, तभी तो वो इसका बैंक किसी से सही है। कि अगर डिपॉजिट से मतलब कि अगर 10 लोग मतलब 10 रुपया 10 लोगों ने जमा किया तो 100 रुपया हुए, तो इसका जमा भी इतना है ताकि कि ये जो मांगने हैं तो इसको समय के साथ मिल जाए, और इसके पास ऋणदारी मतलब ऋण देने के लिए पैसे भी हैं, तो इसकी स्थिति अच्छी होगी। अभी ये बराबर में है, जमा भी उतने में और ऋणदारी बराबर हो तो कैसे होगा। और इसमें डिपॉजिट अधिक है लेकिन ऋणदारी कम है, डिपॉजिट तो 100 रुपया है लेकिन जो ऋण देना है उसको वो कम है, तो वो स्वास्थ्य सही नहीं है। सबसे अच्छा है पिंक बैलेंस शीट का। एक होता है PLR, प्रायोरिटी लैंडिंग रेट। प्रायोरिटी लैंडिंग रेट मतलब प्राथमिक आधार दर, ये प्रभावी दर है 4%। प्रभावी दर कितना है 4%। प्राथमिक आधार दर। बैंक, ये जो बैंक है इसका जो उद्देश्य होता है सोशल वेलफेयर, PLR है, इसका जो उद्देश्य है सोशल वेलफेयर कैसे होगा, तो इसमें जो कहा जाए कि बैंक को कुल ऋणदारी का कुछ परसेंट, कुछ जितना भी है उसका कुछ परसेंट समथिंग महिला विकास यानी कि महिला सशक्तिकरण, सूक्ष्म उद्योगों का विकास, फिर युवा के लिए है कृषि के विकास,
के लिए किसी के विकास के कुल ऋणदारी का 40%, किसी के विकास के कुल ऋणदारी का 40% भाग सार्वजनिक बैंक को देना होगा, प्राइवेट बैंक के लिए 32%। मतलब ये सब बातें की बात है। लेकिन कह रहा है कि जो PLR होता है, प्राइवेट प्रायोरिटी लैंडिंग रेट, इसका मतलब होता है सोशल वेलफेयर करना, महिला को सशक्तिकरण के लिए पैसा को निवेश करना, देना, उसको सूक्ष्म उद्योग के विकास के लिए, युवाओं के लिए, कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए ये सब कार्य करना होता है। किसमें? PLR में। प्राथमिक आपको जानना है कि PLR क्या है, उसको आप समझ चुके हैं। CAR क्या है? CAR जिसको बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो, कैपिटल एडुकेसी रेशियो जिसको बोलते हैं पूंजी पर्याप्तानुपात, पूंजी पर्याप्तानुपात जिसको बोलते हैं जोखिम पूंजी। अब देखो इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। मतलब कह रहा है कि कुल पूंजी का एक निश्चित भाग, कुल पूंजी का एक निश्चित भाग, कुल पूंजी का एक निश्चित भाग या निश्चित प्रतिशत, एक निश्चित प्रतिशत जोखिम पूंजी के रूप में बैंक को रखना होगा। किसके कैसे रखना होगा? कि हमारा जोखिम पूंजी है, उसके रूप में बैंक के अपने पास रखना होगा, बैंक को रखना होगा। ठीक, कह रहा है कि कुल पूंजी का एक निश्चित भाग जोखिम बैंक के रूप में बैंक को रखना होगा। इसका उद्देश्य भी सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भी क्या है? सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देना है। ठीक, इतना काम था। मॉनेटरी पॉलिसी बताया था, उससे क्या क्या होता है? उसमें होता है कि इससे बैंकिंग की साख, बैंकिंग का जो विश्वास है वो अच्छा रहता है। बैंकिंग वेलफेयर वाला काम कर रहा है या नहीं, कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी होती है। और जो इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति, महंगाई, उसको नियंत्रण करने का प्रयास करती है। नियंत्रण करने का प्रयास करती है। उसके उपकरण मैंने लोगों को बताया है: रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF। ये सब चीज़ें बताया हूँ मैं।